क्रिएटर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज क्रिएटिव फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। आपको इस चैनल पर 11th और 12th क्लास के इजी से इजी नोट्स मिलते हैं जिनको आप एग्जाम में लिख कर अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम क्या कर चुके हैं, एवरेज पावर एसोसिएटेड इन कैपेसिटर, इंडक्टिव सर्किट और जो हमारा रजिस्टर सर्किट था है ना, रजिस्टिव सर्किट में, और हम आरएलसी सर्किट में भी निकाल चुके हैं जब हम तीनों का हमारे पास तीनों का कॉम्बिनेशन था। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, पार्टलेस करंट और आइडियल करंट। ये हमारा वोल्टलेस और आइडियल करंट हमारा क्या होता है, हमने देखा था जब प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर के अंदर से जो करंट फ्लो करता है वो हमारा आइडियल करंट होता है। वैसे इसकी मेन डेफिनेशन क्या होती है, द करंट विच कंज्यूम्स नो पावर फॉर इट्स मेंटेनेंस इन द सर्किट इज कॉल्ड वोल्टलेस करंट। वो करंट जो कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता सर्किट के अंदर वो हमारा क्या होता है, दैट इज वोल्टलेस करंट, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज आइडियल करंट। ठीक है, तो देखो उसके बाद हमने क्या किया, वी हैव प्रूव्ड द एवरेज पावर ओवर ए कंप्लीट साइकिल। हमें क्या निकालनी है, हमने मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं एवरेज पावर एक कंप्लीट साइकिल के लिए, या फिर हम इंडक्टिव सर्किट में भी लिया था ना हमने, उसमें हम हमने क्या क्या देखा था, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ वर्चुअल ईएमएफ ईवी एंड वर्चुअल करंट दैट इज आईवी एंड कोसाइन फेज। देखो ये वाला रिलेशन हमारे पास आ चुका है जब हमने पूरे मतलब क्या देखा था, एवरेज पावर निकाली थी पूरे कंप्लीट साइकिल में इंडक्टिव सर्किट में, है ना, मतलब आरएलसी सर्किट था। तो ये हमारा पावर का फॉर्मूला आ चुका था ईवी आईवी कोस फाई, ये हमने आरएलसी सर्किट में निकाला था। तो पहले हम ये थ्योरी लिखेंगे, उस थ्योरी के बाद इसका मैथमेटिकल साइड करेंगे। वैसे तो बुक्स में बिल्कुल नॉर्मल लिखा होता है, सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखी होती है कि ये हमारा वोल्टलेस करंट होता है, कोई भी जो करंट कोई भी पावर कंज्यूम ना करे सर्किट के अंदर, है ना, अंदर, तो वो हमारा आइडियल करंट होता है। लेकिन इसका हम प्रूफ भी करेंगे कि कैसे, मतलब किस तरीके से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी पहले हम थ्योरी लिखेंगे, फिर हम उसका जो मैथमेटिकल साइड वाला करेंगे। तो इसको हम रिमूव कर दें, सिर्फ इसको रिमूव करेंगे क्योंकि ये तो हमारी आइडियल करंट की डेफिनेशन है ना यहाँ तक। तो इसको हम अब देखेंगे। देखो हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, ये हमारी डेफिनेशन, ये तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिर्फ इसकी डेफिनेशन बताई थी, अब इसका प्रूफ भी करेंगे। देखो हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, ये वाला हमारा आईवी होता है, मतलब हमारा अब वर्चुअल करंट है ना, ये वाली हो गई हमारी वर्चुअल ईएमएफ आईवी। और हमें पता है पावर इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ, जो एवरेज पावर होते हैं ना आरएलसी सर्किट के अंदर, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ एवरेज मतलब वर्चुअल ईएमएफ एंड वर्चुअल करंट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ई। ठीक है, मान लीजिए इनके बीच में एंगल हमारा फाई है, ये हो गया। अब देखो जो ये आईवी है ये हमारे दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये वाला इसका देखो, ये जो आईवी है तो इसका ये वाला कंपोनेंट होगा, ये वाला, इस वाले कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, दैट इज आईवी कोस फाई, आईवी कोस फाई। ये वाला जो आईवी है हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है, दैट इज आईवी कोस फाई, और एक हो जाएगा इस डायरेक्शन में, दैट इज आईवी साइन फाई। ठीक है, ये वाले दो कंपोनेंट हो जाएंगे। इसको अगर हम मिला लें तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है। तो ये हमारा आईवी ईवी, मतलब ये हमारा आईवी है, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, आईवी कोस फाई और ये आ गया आईवी साइन फाई। अब हमें एवरेज पावर का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, दैट इज ईवी आईवी कोस फाई। अब अगर हम इस वाले कंपोनेंट के लिए देखें तो ईवी और आईवी में हमारा कोस फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, ई के ईएमएफ और करंट के बीच में फेज डिफरेंस ही तो होता है। तो ईवी और आईवी के बीच में क्या फेज डिफरेंस है, जीरो होगा। तो इस केस में हमारे पास एवरेज पावर देखो क्या हो जाएगी, दैट इज ईवी, और आईवी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, पूरा ये कोस फाई है ना, और इनके बीच में कोस एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री है ना। देखो 0 डिग्री एंगल है, कोई इसी डायरेक्शन में हमारे पास आईवी कोस फाई है और इसी डायरेक्शन में हमारे पास ईएमएफ है, तो क्या हो गया, एक ही डायरेक्शन में हो गए, इनके बीच में कोई करंट नहीं है, सॉरी कोई एंगल नहीं है, तो यहाँ पे कोस 0 बन जाएगा। कोस 0 हमें पता है 1 होता है, तो ये आ जाएगा ईवी आईवी कोस फाई। ये तो हमारी क्वेश्चन फर्स्ट होगी, मतलब इसने तो करंट दिया है, इसकी पावर 0 नहीं आई है, मतलब ये वाला तो हमारा वोल्टलेस करंट नहीं है। इसको हम वोल्टलेस कंपोनेंट भी नहीं बोल सकते क्योंकि इसने एवरेज पावर को 0 ही नहीं दिया, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जहां पे पावर 0 होती है वही तो हमारा वोल्टलेस करंट होता है, वोल्टलेस करंट होता है ना। तो अब हमें ये वाला कंपोनेंट देखना पड़ेगा। अब देखो इस आईवी
सॉरी इस ईवी और आईवी साइन फाई के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, π/2 का। देखो ये वाला फेज डिफरेंस कितना आया, π/2 का। अब देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, P दैट इज ईवी आईवी साइन फाई, और यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, cos π/2। cos π/2 हमें डेफिनेटली पता है 0 होता है। तो यानी देखो हमारे पास इस केस में पावर 0 आई है, और डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि करंट विच कंज्यूम्स नो पावर फॉर इट्स मेंटेनेंस इन द सर्किट, यानी अगर कोई भी पावर नहीं है तो वो वॉटलेस करंट है। यानी इसने तो पावर की वैल्यू दी, यानी ये तो 0 हुआ नहीं, तो ये वाला तो वॉटलेस कंपोनेंट है नहीं। इसको जब हमने सोल्व किया तो इसने पावर की वैल्यू 0 दे दी, मतलब ये वाला क्या है, वॉटलेस कंपोनेंट। यहाँ से क्लियर हुआ, जब ईवी और आईवी एक दूसरे में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं तब वो वॉटलेस करंट दिखाते हैं। यहाँ से क्लियर हो गया, यानी अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे, उनके बीच में फेज डिफरेंस 0 है, तो वो वॉटलेस करंट नहीं दिखा सकते। सिर्फ और सिर्फ वॉटलेस करंट कब दिखाएंगे, जब उनके बीच में एंगल π/2 का होगा। क्लियर हुआ वॉटलेस करंट क्या होता है। तो यहाँ से देखो कि ये हमारी डेफिनेशन हो गई, और इसको हम वैसे बुक्स में लिखा, मतलब इसको इस तरीके से दिखाया गया है कि आईवी, पहले हमने क्या किया, आईवी को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, आईवी cos फाई और ईवी हमें पता है सेम डायरेक्शन में, तो इनके बीच में एंगल 0 है। तो यहाँ से पहले ये वाला सोल्व किया, cos 0 हमें पता है 1 हो गया। फिर इस वाले कंपोनेंट के लिए सोल्व करेंगे, दैट इज ईवी आईवी साइन फाई और cos फाई, क्योंकि cos ये फाई है ना, 0 मतलब π/2 फेज डिफरेंस है इनके बीच में, तो उस केस में हमारे पास ये वाला 0 हो गया। तो यहाँ पे इसने पावर 0 दिखाया, मतलब ये वाला हमारा क्या है, वॉटलेस कंपोनेंट। यहाँ पे क्लियर हुआ। तो ये होता है हमारा वॉटलेस या फिर आइडियल करंट। वैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुके हैं कि प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो वॉटलेस करंट होता है ना। तो सेम वही हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वॉटलेस करंट। अब इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करते हैं, जो कई बार मैनुअली बुक जो क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स। देखो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, ए रजिस्टर ऑफ 12 ओम, मतलब देखो सारी चीजें हम देखो लिखते जाएंगे। रजिस्टर ऑफ कितना है, 12 ओम का रजिस्टर। ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 14 ओम, यानी हमारे पास एक्ससी गिवन है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस गिवन है, यानी वो हमारे पास कितनी है, 14 ओम, ठीक है। एंड इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस, यानी इसकी रिएक्टेंस दैट इज एक्सएल, ठीक है, ये हमारी कितनी है, 30 ओम। और ज्वाइन इन तीनों को हमने सीरीज में ज्वाइन कर रखा है, एंड इतनी हमारे पास ईएमएफ है अक्रॉस, यानी ईवी हमारे पास कितनी है, दैट इज 230 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी हमें पता है 50 हर्ट्ज, इसका तो वैसे कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। अब हमें इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट हमारा है दैट इज करंट। अब देखो पहले अगर हम देखें कि हमने रिलेशन निकाला था इम्पीडेंस और इसके बीच में, वो हमारा क्या होता है, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। ये हमने जो हमारा इम्पीडेंस ट्रायंगल था ना उसमें रिलेशन देखा था। तो Z इज इक्वल टू, देखो R हमारा कितना है, यहाँ से 12 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस XL हमारा कितना है, दैट इज 30, XC हमारा कितना है, दैट इज 14 का स्क्वायर। तो यहाँ से Z अगर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 144, और यहाँ से 16 का स्क्वायर 256। 256 में अगर ये ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 400, है ना। 400 का यहाँ पे हमारा 400 बनेगा ना, 400 का हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 रूट्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ से हमारा इम्पीडेंस Z हमारा है 20 आ गया। उसके बाद पहले फर्स्ट फैक्टर हमें यहाँ पे करंट निकालना है। देखो ये वाली वैल्यू उसको रिमूव कर दें, क्योंकि इनका तो हमें पता है ना। देखो इसके बाद हम क्या निकालेंगे, हमें पता है क्या रिलेशन होता है, दैट इज Z इज इक्वल टू ईवी आईवी, लेकिन हमें चाहिए क्या है, दैट इज आईवी। तो अगर हमें आईवी निकालना है तो आईवी हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज ईवी बाय जेड। तो ईवी हमारे पास कितना आया था, दैट इज 230, ये रहा 230 है ना, 230, और जेड ये हमारे पास 20 आया है, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 11.2 आ जाएगा, है ना, 11.5 बनेगा ना, सॉरी 11.5 बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये हमारा क्या आया है, दैट इज आईवी, मतलब पहले हमें करंट निकालना था। उसके बाद हमें फेज एंगल चाहिए। फेज एंगल हमें पता है क्या क्या रिलेशन होता है फेज एंगल के बीच में, दैट इज P इज इक्वल टू
ईवी आईवी कोस फाई, है ना। इसमें ये वाला नहीं लगेगा ना, हमें देखो प्रीवियस लेक्चर्स में हम फेज एंगल के निकाल चुके ना, क्या रिलेशन होता है, दैट इज ये वाला हो गया। उसके लिए हमारे पास क्या रिलेशन होता है, टेंजेंट फाई, जब हम फेज एंगल निकालते हैं ना, दैट इज एक्सएल माइनस का एक्ससी बाई आर होता है, ये वाला रिलेशन होता है ना, प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हम सेकंड निकाल रहे हैं फेज एंगल। टेंजेंट फाई दैट इज एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर। एक्सएल हमारे पास कितना है, एक्सएल है दैट इज इंडक्टर एट इन ये हमारे पास है ना इंडक्टर के अंदर, तो 30 माइनस का 14 और आर हमारे पास कितना है, दैट इज 12। तो यहाँ से 16/12 बनेगा, यानी 4 and 3, है ना, 4/3 आ जाएगा। अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आता है, 1.3 पॉइंट समथिंग आता है ना, ऐसा कुछ बनेगा। तो ये बन जाएगा हमारा टेंजेंट फाई, यानी जो हमारा फेज एंगल बनेगा। अगर पावर फैक्टर की देखें, थर्ड वाला केस हमें पता है पावर फैक्टर हमारा क्या होता है, थर्ड, इट इज ए थर्ड। ये हमारा पावर फैक्टर क्या होता है, इसको हम cos फाई से डिनोट करते हैं, और इसका भी हमें पता है डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज R/Z। R हमारे पास कितना है, दैट इज 12, और Z हमारे पास कितना आया था, 11.5 आया था। इसको सोल्व करके ये हमारा cos फाई आ जाएगा। इजीली बिल्कुल है, क्योंकि हम इसके जो फॉर्मूले हैं वो करवा चुके हैं पीछे, बिल्कुल इजी है यहाँ से, ठीक है। अब हम करते हैं इसका सेकंड न्यूमेरिकल। देखो ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है, ए सीरीज एक्सियल सर्किट जिस हमारे पास जिसमें रेजिस्टेंस 10 ओम है। देखो सारी चीजें लिख लेते हैं हम इसमें। हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज 10 ओम, ठीक है। इंडक्टेंस हमारे पास कितना है, दैट इज 2 हेनरी। हेनरी में डिनोट करते हैं ना इसको, इंडक्टेंस को। एंड कैपेसिटर सी हमारे पास कितना है, 2 × 10⁻⁴ माइक्रो में 10⁻�6 फैराड, ठीक है। इज कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 2 वोल्ट, यानी हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, दैट इज 200 वोल्ट। AC सप्लाई व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी हमारे पास जब ये दोनों इक्वल आए थे, हमारे पास हमने ये वाला रिजल्ट देखा था ना, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, है ना, तो एंगल उनके बीच में 0 हो जाता है, तो पावर हमारी EV और IB हो जाती है। उसको हम बाद में देखेंगे। व्हाट इज द एवरेज पावर, हमें एवरेज निकालनी है। अब देखो ये EV है ना, क्योंकि वोल्ट हो गई ना, तो ये हमारी क्या हो गई, EV हो गई। अब देखो, अब हमें पता है कि करंट हमारा क्या होता है, IB = EV/R, ये होता है। अब EV हमारे पास कितना है, दैट इज 200, और रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, दैट इज 10, यानी हमारे पास कितना आ गया, 20। तो हमारे पास IB आ गया, क्योंकि पावर निकालने के लिए तो हमें IB की जरूरत होगी ना। तो करंट पहले हम निकालेंगे जो हमारा अपेरेंट करंट है, अपेरेंट वोल्टेज हमारे पास है। अब हमें देखो ये वाला रिलेशन देखना है कि अगर सप्लाई इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, हमने देखा था कि अगर हमारा सर्किट नॉन इंडक्टिव सर्किट, ये वाला जो नॉन इंडक्टिव सर्किट था, अगर XL इज इक्वल टू XC हो जाता है, तो पावर का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, दैट इज EV IB cos फाई। अगर ये 0 हो जाता है तो इनके बीच में एंगल 0 हो जाएगा, है ना, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पावर का क्या फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज EV और I, सिर्फ इतना फॉर्मूला रह जाता है। अगर ये केस आ जाता है कि इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, देखो G1 से न्यूमेरिकल में अगर इक्वल जो हम फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, अगर वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी की इक्वल आ जाती है, तो हमारे सिर्फ और सिर्फ पावर का ये फॉर्मूला रह जाएगा। तो इसमें अब हम रखें, क्योंकि हमें पावर ही निकालनी। देखो व्हाट इज एवरेज पावर, तो एवरेज पावर निकालनी तो IB हमारे पास कितना था, दैट इज 200, और IB हमारे पास कितना है, दैट इज 20। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 4000 वाट पावर निकालनी थी, तो पावर कहाँ, वाट में। क्लियर। तो ये हमारा न्यूमेरिकल, जो हमारे न्यूमेरिकल्स है वो इस तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि सारे फॉर्मूले में यूज होते हैं और इजी भी होते हैं, ठीक है, इजीली हम इनको सोल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। यहाँ पे हमारा जो 4th यूनिट्स का B पार्ट है वो कंप्लीट होता है। जो हम 4th यूनिट का C पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। उनमें हमारे क्या क्या बनेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हमारा नेम है। 4th यूनिट के C पार्ट्स है, उसमें हमारे AC आते हैं, ट्रांसफार्मर आएंगे, ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।